नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं चौहानों का इतिहास। इतिहास में हमने कल क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। तो हमने पढ़ा कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो 6ठी से 12वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय हमें राजपूतों के अलग अलग वंशों का उद्गम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि चौहान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चौहानों की उत्पत्ति के 4-5 सिद्धांत हैं, उसमें से हमने 2-3 देखे थे, जैसे कि अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत हमें कहां से देखने को मिलता है? सबसे पहले हमने ये बात की थी कि चंद बरदई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, लेखक था, उसने एक पृथ्वीराज रासो नाम से पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है कि चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें हमने अग्निकुंड के बारे में पढ़ा कि गुरु वशिष्ठ ने 4 योद्धाओं को या 4 वंश की उत्पत्ति की हवन से, अग्निकुंड से, जिसमें चौहान, चालुक्य, प्रत्याहार और परमार, इन चारों के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि मूणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, जो कि राजस्थान के महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं, एक नायाब इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने भी इस मत को बल दिया है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। फिर हमने दूसरी बात की थी विदेशियों से उत्पत्ति। जो विदेशी था उसने स्वयं ही कहा कि ये विदेशी थे, यानी राजपूत विदेशी थे। उसने कहा कर्नल जेम्स टॉड कर्नल जेम्स टॉड के अलावा उनका शिष्य था विलियम क्रूक। इसके अलावा स्मिथ ने भी इसकी जानकारी दी थी कि भाई जो राजपूत हैं, चौहान है, अन्य जो भी राजपूत हैं, सारे के सारे विदेशी थे। इसके अलावा हमने एक और बात की थी सूर्यवंशी के बारे में। सूर्यवंशी की धारणा यहां से होती है कि विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख था, जिसमें मैंने थोड़ी सी कल गलती कर दी थी, हास्य अभिलेख बता दिया था, जो हास्य अभिलेख नहीं था। हास्य अभिलेख आज पढ़ेंगे, तो उसको आप सही कर देना। तो हम पढ़ रहे थे कि विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख मिलता है, उसमें कहा गया है कि चौहान जो सूर्यवंशी हैं, कैसे कि उन्होंने, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया है कि वो राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन बताता है कि हाँ चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के 1-2-3-4 लोग हैं जो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। ओके, आज ब्राह्मणों के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रवंशी कौन बताते हैं, मानव प्रजाति से कौन बताते हैं, और इसके अलावा इंद्र के वंशज कौन मानते हैं। इन सारों की चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हमें जो वर्णन मिलता है कई पुस्तक में या अभिलेखों में मिलता है। आज हम पढ़ते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में हमें मिलता है कि पृथ्वीराज का जो पिता था सोमेश्वर, सोमेश्वर ने एक 1170 ईस्वी में अभिलेख बनवाया था, अभिलेख खुदवाया था, और उस पर लिखा गया है कि जो चौहानों का एक राजा था सामंत चौहान, उस सामंत चौहान को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मणों की एक शाखा होती है, जैसे कि हम सब में कास्ट के बाद सब कास्ट होती है, जिसे गोत्र कहते हैं, वो गोत्र ब्राह्मणों में गोत्र होती है वत्स गोत्रीय, और उन वत्स गोत्रीय में सामंत चौहान का नाम लिखा हुआ है। तो बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर द्वारा बनवाया गया था। कब? तो 1170 ईस्वी में। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में हमें कौन बताता है? तो बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख किसने बनवाया? तो सोमेश्वर ने। सोमेश्वर जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं। सोमेश्वर कब? 1170 ईस्वी। इस अभिलेख में क्या क्या मिलता है? इस अभिलेख में चौहानों की वंशावली मिलती है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि एक सामंत चौहान नाम करके राजा हुआ, सामंत चौहान नामक राजा को वत्स
गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ओके, बिजोलिया अभिलेख किसका है? सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख है। कब खुदवाया? तो 1170 ईस्वी में खुदवाया था। और उसमें बताया गया है कि एक सामंत चौहान नाम के राजा हैं, वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इस बिजोलिया अभिलेख में हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें मिलता है इसमें चौहानों की वंशावली, जो शुरू से लगाकर सोमेश्वर तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस मत का समर्थन कौन कौन करते हैं कि हाँ, चौहान वास्तव में ब्राह्मण थे। इस चीज को कौन मानते हैं? तो कुछ नाम बता रहा हूं, वो नाम आपको परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए। देखो, एक नाम तो मिल जाएगा हमें, गोपीनाथ शर्मा। एक नाम मिलता है दशरथ शर्मा। एक नाम मिलता है हमें गोपीनाथ शर्मा। एक नाम मिलता है हमें डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर। और एक नाम मिलता है नियामत खान। नियामत खान, जिन्हें कवि जान भी कहते हैं। कवि जान जो कविताएं लिखते हैं, लेखक होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना नाम दूसरा रखते हैं, जैसे कि अन्य अन्य नाम से लिखा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी अपना नाम निराला बताते हैं हर कविता में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसी प्रकार बहुत सारे कवि लेखक अपना अपना नाम अलग अलग बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रताप सिंह जी जयपुर के राजा ब्रिज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। ओके, तो ये सारी चीजें, इसे हम पेन नेम कहते हैं। पेन नेम यानी लिखने का नाम, जो सिर्फ कविताओं में देखने को मिलता है, वास्तविक नाम कुछ अलग होता है। दशरथ शर्मा की एक किताब है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी। और ये कई बार पूछी हुई है, कई बार पूछी हुई। इसमें दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान जो है ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं या ब्राह्मणों से निकले हैं। गोपीनाथ शर्मा भी इस चीज का समर्थन करते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा भी समर्थन करते हैं। डी आर भंडारकर भी समर्थन करते हैं। और नियामत खान, नियामत खान ने एक पुस्तक लिखी, कायम रासो। कायम रासो। इस कायम रासो में क्या है? जो कायम खानी मुसलमान होते हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। कायम खानी मुसलमान, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने चौहानों को जबरदस्ती मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया, तब वो कायम खानी कहलाए। चौहान थे, उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा, तब जाकर वो कायम खानी कहलाए। और जो नियामत खान है, ये खुद कायम खानी थे और ये कविता लिखते हैं, पुस्तक लिखी इन्होंने कायम रासो। और इस पुस्तक में ये कहते हैं कि हम चौहानों से निकले हैं, और इस पुस्तक में ये बताते हैं कि चौहान ब्राह्मणों से निकले। तो ये कायम खानी मुस्लिम थे, नियामत खान, और इन्होंने क्या लिखी? कायम रासो लिखी, और इसमें ब्राह्मणों से उत्पत्ति का बल देते हैं। तो इस सिद्धांत पर बल देते हैं, बल देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं चंद्रवंशी सिद्धांत कि चंद्रवंशी कौन बताता है। तो आबू में एक अभिलेख मिला हमें, अचलेश्वर अभिलेख। वो अचलेश्वर अभिलेख क्या कहता है? अचलेश्वर अभिलेख कहता है कि चौहान चंद्रवंशी थे।
इसके अलावा पृथ्वीराज सेकंड का हंसी अभिलेख भी चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। तो ये आप लिख लीजिए, बाद में हम बात करते हैं। चंद्रवंशी, चौहानों को चंद्रवंशी कौन कहता है? तो दो अभिलेख मिलते हैं हमें। पहला अभिलेख मिल जाएगा अचलेश्वर अभिलेख, और दूसरा मिल जाएगा हांसी अभिलेख। हांसी अभिलेख हरियाणा में है, हांसी जगह का नाम है, वहां से अभिलेख मिला है। किसका अभिलेख है? तो ये पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख है, और इसमें चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। वंशी बताया। ओके, तो अचलेश्वर अभिलेख, हंसी अभिलेख, ये दो चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं। एक इतिहासकार है सीवी वेद्य, यानी कि चिंतामणि विनायकन वेद्य। सीवी वेद्य, चिंतामणि विनायकन वेद्य बताते हैं कि कश्मीर में एक जाति थी, खज्र जाति। उस खज्र जाति से चौहानों का उद्गम बताते हैं। तो सीवी वेद्य चौहानों का उद्गम खज्र जाति से बताते हैं। सीवी वेद्य, इनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायकन वेद्य, इतिहासकार हुए हैं, और ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति खज्र जाति से हुई। खज्र जाति से हुई। अब ये खज्र जाति क्या है? तो कश्मीर में रहने वाली एक जाति है। कश्मीर में रहने वाली जाति है। ओके, तो सीवी वेद्य कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति खज्र जाति से हुई है। एक और थ्योरी देखने को मिलती है हमें, वो थ्योरी है मालव या मालवों से उत्पत्ति। मालव भी एक जाति हुई राजपूतों में, और उनके नाम से मालवा जनपद बना, और मालवा जनपद से हमें जो मालवा जनपद के सिक्के हैं वो रेड टोंक, नगर टोंक से मिले हैं। वह 3000 के आसपास हमें सिक्के मिले मालवों के, तो उससे भी बताई जाती है उत्पत्ति। और वो कौन बताता है? तो वही विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, मालवों से। मालवों से उत्पत्ति। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। ओके, एक और है कि इंद्रवंशी कौन मानता है? इंद्रवंशी कहाँ बताए गए हैं? एक और थ्योरी हमें देखने को मिल रही है। तो इंद्रवंशी नाडोल के चौहान शासक हुए रायपाल। तो नाडोल के चौहान शासक रायपाल के अभिलेख से
से हमें चौहानों की उत्पत्ति इंद्र से प्राप्त होती है। ओके, तो चौहानों की उत्पत्ति हमें इंद्रवंशी कौन बताता है, इंद्र से कौन बताता है? तो नाडोल के एक चौहान शासक हुए रायपाल, और ये अभिलेख हमें मिला है सेवाड़ी से। सेवाड़ी जगह का नाम है, सेवाड़ी, वहां से। ओके, तो ये जो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं, वो थ्योरिया अब खत्म हो गई, यानी कि हमने सारी थ्योरिया पढ़ ली है। इसमें अग्निकुंड सिद्धांत हो गया, विदेशियों से उत्पत्ति हो गई, ब्राह्मणों से हो गई, सूर्यवंशी हो गया, चंद्रवंशी हो गया, इंद्रवंशी हो गया, और मालवों से भी हो गया। अब ये सारे अलग अलग मत हैं। इतिहास में मतों पर ही बहस होती रहती है कि कोई कहता है वहां से हुई, कोई कहता है वहां से हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे राजा। आज से चौहानों के राजाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें शुरुआत से लगाकर एंड तक सारे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले चौहान कहां पर आए? तो सबसे पहले चौहान सपाद यानी सांबर के आसपास आए, वहां से फिर अजमेर गए, सपाद से ही नाडोल गए, नाडोल से जालोर आए, जालोर वाले सिरोही गए, और नाडोल वाले ही हाड़ौती में गए, यानी कि कोटा बूंदी, बूंदी में गए पहले, बाद में कोटा। इस प्रकार से ये चौहानों की सारी शाखाएं हम पढ़ेंगे। तो एक बार चौहानों की शाखा और इनके संस्थापक देख लेते हैं। चौहानों का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? चौहानों का प्रारंभिक स्थान, सर्वप्रथम चौहानों ने कहां पर राज किया? प्रारंभिक स्थान तो वो हो जाएगा सपाद लक्स, जिसे सांबर कहते हैं, इसे शाकंभरी भी कहते हैं, शाकंभरी। ओके, इस सपाद लक्स का असली मतलब है, सपाद यानी सवा और लक्ष्य यानी लाख, 1.25 लाख। अब 1.25 लाख क्या था ये पूरा पता नहीं है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कहते हैं। 1.25 लाख जनसंख्या थी, कोई कहता है 1.25 लाख बीघा जमीन थी, कोई कहता है 1.25 लाख गांव थे। अब सबकी अलग अलग थ्योरी है, इसलिए सपाद लक्ष्य को सही ऑथेंटिक रूप से माने तो 1.25 लाख गांवों की जमीन थी, जिसे सपाद लक्ष्य कहा गया, और यहां पर राज किया। और इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी, शुरुआत की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी वो थी अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर, जिसे आज नागौर कहते हैं। इसके आसपास चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। अब हम पढ़ेंगे कि चौहानों का संस्थापक कौन था और कहां कहां इनकी शाखाएं की, और उन शाखाओं का संस्थापक कौन था। ओके, तो चौहानों की स्थापना करने वाला व्यक्ति था वासुदेव। कहां पर? सांबर में। कब? 551 ईस्वी। इस सांबर से बाहर निकलती है एक और शाखा, नाडोल। कौन करता है? लक्ष्मण सिंह। कब? 931। ओके, नाडोल से आगे निकलती है शाखा जालोर। जालोर की स्थापना करता है कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि कीतु एक महान शासक था। कौन कहते हैं?
तो वो कहते हैं मूणोत नैन्सी। मूणोत नैन्सी कहते हैं कि कीतु एक महान शासक था। तो कीर्तिपाल ने स्थापना की 1181 ईस्वी। ओके, जालोर से ही आगे निकलती है शाखा, वो सिरोही की हो जाती है। और सिरोही की स्थापना करते हैं लुम्बा। लुम्बा, ठीक है। सन भले आप याद रखो या ना रखो तो। और इसी सांबर से एक और शाखा निकलती है अजमेर की, जो मैन है अजमेर की। अजमेर 1105 ईस्वी। कौन करता है? तो अजय राज। अजय राज को अजय पाल भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, तो अजय राज याद रखना अपने को, जिसने अजमेर की स्थापना की थी। और अजमेर से एक और शाखा निकलती है रणथंबोर। रणथंबोर, रणथंबोर, इसकी स्थापना की थी गोविंदराज ने। और ये गोविंदराज पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था, ठीक है। और एक नाडोल से ही एक और शाखा निकलती है, वो थी बूंदी। बूंदी, बूंदी की शाखा का देवा हाड़ा, ठीक है। इस बूंदी से एक और निकलती है कोटा, जिसका संस्थापक था माधो सिंह 1631। इसकी याद रखनी क्योंकि इसको शाहजहां ने बनवाई थी। राजस्थान में दो ऐसी रियासतें थी जिसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ, शाहजहां के सपोर्ट से हुआ था। एक तो माधो सिंह कोटा की स्थापना करता है और एक शाहपुरा की स्थापना होती है। इस प्रकार दो रियासतें ऐसी थी जिसने शाहजहां की सपोर्ट से बनाई थी या शाहजहां के ने बनवाई थी। ओके, शाहपुरा का नाम तो शाहजहां के नाम से ही बना हुआ है, शाहपुरा। ओके, तो कोटा से निकला और कोटा से एक और निकल जाता है झालावाड़, जिसका झालावाड़ मदन सिंह। ओके, तो ये सारी चीजें, ये झालावाड़ की जो रियासत है ये अंग्रेजों के काल में बनी थी और ये राजस्थान की लास्ट अंतिम रियासत थी। तो देख लो चौहान कहां कहां तक फैले हुए हैं। वासुदेव ने 551 ईस्वी में की, सांबर में, नाडोल में लक्ष्मण सिंह ने 1931 ईस्वी में, जालोर में कीर्तिपाल 1181 ईस्वी में, और सिरोही की थी 1311 ईस्वी में लुम्बा ने 1311 ईस्वी। ओके, अजमेर 1105 ईस्वी में। तो सबसे पहले सांबर से सीधा नाडोल की निकली, उसके बाद अजमेर की, अजमेर के बाद जालोर की, और ऐसे करते करते झालावाड़ तक। तो ये सारी डायग्राम है, आप अंदर कॉपी में बना देना तो आपके लिए सही हो जाएगा, एक ही जगह पर याद हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे राजाओं के बारे में। राजाओं के बारे में सबसे पहला हमें ये की चीज पढ़नी है, वासुदेव चौहान सांबर में। चौहान शुरुआत में प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे। सामंत मतलब राजा के नीचे काम करने वाला, छोटी रियासत पर शासन करने वाला। तो ये प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे। ओके, गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे। तो हम बात करते हैं वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, पहली बात तो हमें वासुदेव चौहान के बारे में पता कहां से चला। वासुदेव चौहान के बारे में हमें पता चलता है 1170 ईस्वी के बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, यानी कि बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख अभी हमने बात की थी, सोमेश्वर ने खुदवाया था, पत्थर पर खुदवाया गया अभिलेख शिलालेख।
इसमें वासुदेव को कहा गया है, वासुदेव के बारे में कहा गया है कि इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया। वास्तव में सांबर झील प्राकृतिक झील है, इतनी बड़ी झील है कि कोई निर्माण तो छोड़, उस पर तारबंदी करवाना, पाल बांधने चाहे ना तो भी नहीं बांध सकता, इतनी बड़ी है। अजमेर, जयपुर, नागौर एक लंबी बड़ी झील है। लेकिन इसमें बताया गया है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया, लेकिन यह माना नहीं जा सकता, वैज्ञानिक कारण इसमें नहीं है कि वासुदेव ने इतनी बड़ी झील का निर्माण कराया होगा क्या उस समय। तो वास्तव में ये सांबर झील प्राकृतिक झील है। इस वासुदेव के बारे में कहा गया है कि इसने सर्वप्रथम 551 ईस्वी में सपाट लक्ष्य पर चौहान वंश की नींव रखी। चौहान वंश की नींव रखी। बस काफी है। वासुदेव चौहान के बारे में इतना काफी है। यहीं से सवाल आता है। ओके, एक और इस अभिलेख के अलावा एक और पुस्तक मिलती है हमें, राजशेखर की प्रबंध कोश पुस्तक। ओके, तो राजशेखर की प्रबंध कोश पुस्तक है, यहां पर स्टार लगाकर लिख देता हूं कि राजशेखर की प्रबंध कोश पुस्तक में भी चौहान वंश की स्थापना के बारे में विवरण मिलता है। पुस्तक में भी विवरण मिलता है, विवरण या वर्णन को विवरण मिलता है। ओके, अब आगे का राजा होगा दुर्लभ राज या दुर्लभ राय। दुर्लभ राज या दुर्लभ राय। शुरुआत के राजा बहुत छोटे छोटे और बोरिंग होंगे, और आज गला भी मेरा खराब है इसलिए, तो शुरुआत के राजा दो दो लाइन में सिमट जाएंगे। शुरुआत असली होगी अजमेर के चौहानों से। अजय राज, अर्णोराज, विग्रराज, ये सब बड़े बड़े एक एक पूरी पूरी क्लास के राजा हैं, और इसमें तीन तीन चार चार पन्ने भरे जाते हैं, और पढ़ने में दोनों मजा आता है, कहानियां वगैरह सारी चीजें होती। तो अजय राज की शुरुआत होगी तब मजा आएगा। अब हम पढ़ते हैं दुर्लभ राज, जिसकी दो लाइनों में खेल खत्म हो जाएगा। दुर्लभ राज भी कहते हैं और दुर्लभ राय भी कहते हैं। इतिहास है, जब तक पूरा पता नहीं चले हमें सब चीज याद रखनी होती है। दुर्लभ राज या दुर्लभ राय। अब दुर्लभ राज के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले राजस्थान का पहला मुस्लिम आक्रमण इसके काल में हुआ था। राजस्थान का पहला मुस्लिम आक्रमण, यानी कि वो समय जब मुसलमानों ने पहली बार आक्रमण किया। ओके, तो राजस्थान का पहला मुस्लिम आक्रमण दुर्लभ राज के समय हुआ। दुर्लभ राज के काल में हुआ। दूसरी बात, हमारे भारत में एक बड़ा सा चैप्टर देखने को मिलता है हमें भारत के इतिहास में, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। भारत का इतिहास हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान के क्षेत्र में, फिर हम बात करते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। भारत के बीचों बीच एक राज्य था कन्नौज। कन्नौज पर गढ़ वालों का शासन हुआ करता था। इधर थे राजस्थान और गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल में थे पाल वंश, और दक्षिण में थे राष्ट्रकूट वंश। कन्नौज भी पड़ता होगा बीच में, और एकदम भव्य और संपन्नता का राज्य था, एकदम संपन्न राज्य था कन्नौज, और उसे हर कोई जीतना चाहता था। तो एक तरफ से गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज पर धावा बोलते, एक तरफ से पश्चिम बंगाल की ओर से पाल वंश,
और दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश। एक एक बार सब आते और गढ़ वालों को दो धो के जाते और सब लूट पाट के लेके जाते। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में मरता कौन? जो तीनों लड़ रहे हैं वही मरता। यानी कि एक बार प्रत्यार आ रहे हैं, पाल को मार रहे हैं, पाल आ रहा है राष्ट्रकूट को मार रहा है, और राष्ट्रकूट जा रहा है, वो दोनों के बीच में खुद ही मर रहा है। फिर आता है पाल, एक बार और आता है, राष्ट्रकूट को धोता है, राष्ट्रकूट वापस पाल को धोता है, पाल आकर गुजर प्रत्यार को धोता है। ऐसे करते आपस में खेल खत्म। तीनों के तीनों राज्य एक समय ऐसा आता है कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, बस, क्योंकि आपस में लड़ लड़कर उनका काम तमाम हो गया एक राज्य के लिए, कन्नौज। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में यदि किसी ने भाग लिया है गुजर प्रत्यार वंशों की तरफ से, तो वो था दुर्लभ राज। दुर्लभ राज ने गुजर प्रत्यार वंश की तरफ से भाग लिया और पाल वंश को अच्छी तरीके से दो डाला। ओके, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में दुर्लभ राज ने पाल वंश को हराया था। अब तो समझ में आ गया त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। त्रिपक्षीय यानी तीन पक्षों का संघर्ष कहां पर हुआ? तो कन्नौज के लिए हुआ। कन्नौज कहां पर है? तो राजस्थान, भारत के एकदम मिडल में, मध्य में। क्यों लड़ रहे थे? कि वो एक संपन्न राज्य था, उसे हर कोई लेना चाहता था। और ये तीन शक्तियां थी, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पश्चिम में गुर्जर प्रत्यार वंश राजस्थान और गुजरात में राज करते थे, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा था। इसके अलावा पूर्व में पाल वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रत्यार वंश की तरफ से, या प्रत्यार वंश भी कह सकते हैं, गुर्जर प्रत्यार वंश की तरफ से यदि कोई शासक लड़ा है तो वो था दुर्लभ राज। दुर्लभ राज पाल वंश से युद्ध करता है और जीतता भी है, युद्ध करता है और जीतता भी है। दुर्लभ राज चौहान शासक था और चौहान हमेशा ओके। आगे हम बात करते हैं, अगला हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, सॉरी गुवक प्रथम। गुवक के बाद नागभट्ट होगा, तो गुवक प्रथम की बात करते हैं हम। दुर्लभ राज के बाद में हम पढ़ेंगे गुवक प्रथम। गुवक प्रथम, गुवक प्रथम। ये जो गुवक प्रथम था, ये नागभट्ट यानी कि जो प्रत्यार शासक था, नागभट्ट का सामंत था। मैंने पहले ही बात की थी कि चौहान शुरुआत में प्रत्यार शासकों के सामंत हुआ करते थे, और अब आएगा सामंत से राजा बनने का समय। तो गुवक प्रथम पहला स्वतंत्र शासक था चौहानों का। इससे पहले हम बात करते हैं कि गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का, गुवक फर्स्ट प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम का सामंत था। ओके, नागभट्ट प्रथम का सामंत था। आगे हम बात करते हैं कि ये चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। इसने कहा भाई अब नागभट्ट की सेवा नहीं करेंगे, अब हम हो गए बड़े, और बड़े होने के साथ साथ हम अपना खुद का शासन राज्य स्थापित करेंगे। ओके, तो गुवक प्रथम को इस नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी थी, वीर की
उपाधि दी थी। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो गुवक प्रथम को नागभट्ट ने सेकंड ने वीर की उपाधि दी थी, वीर उपाधि से सुशोभित किया। ओके, अब इसको आ गया ईगो कि भाई हम तो वीर है, क्या है, वीर, और इसके साथ हम तो अलग राज्य स्थापित करेंगे। अब तो वीर हो गया, तो वीर आदमी अलग स्थापित करेगा। तो ये वीर क्या करता है कि पहला स्वतंत्र शासक बनता है। तो चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। ओके, फिर इसने एक काम किया कि जो सीकर में हर्षनाथ का मंदिर है, उस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, तो गुवक प्रथम ने क्या करवाया, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह हर्षनाथ मंदिर भगवान शिव को अर्पित है, निर्माण करवाया। यह हर्षनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। ओके, और ये कहां पर है, तो रेवासा सीकर में, रेवासा जगह है। इसके पास जीण माता का मंदिर है, जो हर्ष की बहन के रूप में पूजी जाती है। जीण माता का मंदिर जो सामंत हट्टड़ ने बनवाया था। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये थी गुवक प्रथम के बारे में, जिसमें गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। गुवक प्रथम नागभट्ट सेकंड ने वीर की उपाधि से सुशोभित किया था। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। सीकर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराता है, सीकर में। ओके, कहां पर, सीकर रेवासा में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराता है। तो आज हमने पहले तो उत्पत्ति के बारे में देखा, जो चंद्रवंशी ब्राह्मणों से और इंद्रवंशी मालवों से, ये सारी उत्पत्ति के बारे में देखा। फिर हमने एक चार्ट बनाया जिसमें देखा कि कहां कहां से शाखाएं निकलती हैं, किस किसने इसकी स्थापना की, कब की, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद में हमने पढ़ा वासुदेव, जिसने चौहानों की संस्थापना की, और 551 ईस्वी में कहां पर की, तो सपादलक्ष में। चौहान शुरुआत में प्रतिहार शासकों के सामंत हुआ करते थे। फिर हमने पढ़ा वासुदेव के बाद दुर्लभ राज, जिसके समय राजस्थान का पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा गुवक प्रथम, जो नागभट्ट सेकंड का सामंत था, और दुर्लभ राज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का स्थापना करवाई और निर्माण करवाया। इसके अलावा गुवक प्रथम को वीर की उपाधि किसने दी थी, तो नागभट्ट द्वितीय ने दी थी, और गुवक प्रथम चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। आगे हम कल पढ़ेंगे और भी चौहान वंश के नए नए पराक्रमी शासकों के साथ। मिलते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।